डीप फेक्स रिलेटेड आजकल बहुत चीज़ें आ रही हैं। एक नए तरीके का फ्रॉड आया जिसमें फोटो डाउनलोड वाला की फोटो पे क्लिक की, फोटो डाउनलोड हुआ, एपीके फाइल इंस्टॉल हुई, उस तरीके के केसेस आ रहे हैं। जो रियलिटी में गुड इन्फ्लुएंसर हैं उन लोगों के भी अकाउंट सस्पेंड होते जा रहे हैं। पहले क्या था, माफियागिरी चलती थी, अपन देखते थे भाईगिरी, माफियागिरी, दाऊद का गैंग या छोटा राजन या इस तरीके के। तो टारगेट किनको करते थे? जो लोग पैसे वाले लोग हैं, टारगेट करते थे। किसी लोगों के अंदर ये मिथ है कि वीपीएन यूज़ कर रहे हैं या टॉर ब्राउज़र का या कोई थर्ड पार्टी और ब्राउज़र का जहां वो पकड़े नहीं जा सकते। प्राइवेसी नाम का झुंझुना है एक, जो तुम्हें दिया गया है। ये उन लोगों के लिए जो क्राइम करते हैं। पुराने ज़माने के लोग कहते थे दीवानों के भी कान होते हैं। वो बात सच थी या झूठ थी पता नहीं, लेकिन आज की बात तो बिल्कुल सच है। आजकल एआई बेस्ड जो ये क्राइम बढ़ रहे हैं कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि पहले हाथी घोड़ों से, तोप तलवारों से युद्ध हुआ करते थे, अब वो तो युद्ध बचे नहीं। अब ये युद्ध है सोशल मीडिया का। उन एप्लीकेशन कंपनियां पता नहीं क्या डेटा चुरा लेती हैं फ़ोन से, उनकी एआई जनरेटेड वीडियो बना दी कुछ गलत, जैसे फीमेल का ले लिया, मेल का भी कभी कभी देखा गया है कि उनका भी करके, और दोनों को फिर ब्लैकमेल किया जाता है। घर वाले पैसे नहीं दे रहे, लिमिटेड पैसे हैं, अर्निंग सोर्स है नहीं, लोन ले लिया। अब आप सोचो, आपको 1 मिनट में कोई आपके आधार कार्ड नंबर से लोन दे रहा है 20,000 रुपये। 1 रुपया नहीं देता कोई किसी को इस दुनिया में। कोलैबोरेशंस के मेल आते हैं, चाहे वो बार्टर हो या मनी का। समटाइम्स उनके ईमेल में ऐसा लगता है लेजिटिमेट ईमेल है उसी वे के। जो आपके पास ऑफर लेटर आया वो लीगल था या इलीगल था, फेक था या सही था? जय हिंद एवरीवन। आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान जुड़े हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। आप लोगों की डिमांड थी कि कुछ ऐसा लाया जाए कि थोड़ा यूनिक हो, तो हमारे साथ हैं एडवोकेट आदर्श सिंघल जी, जो कि करंटली जयपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग है, एज वेल एज यहाँ के केसेस सबको संभालते हैं। सर आजकल नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी बहुत फेमस है, इनके यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स बहुत वायरल हैं, और पर्सन वो हैं जिनको इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। तो थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम्स, आपने इतना समय निकाला पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपने भी हमें अपॉर्चुनिटी दी इस चीज़ की कि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो प्लेटफॉर्म के सदस्य हैं, वो भी हमें सुन पाएंगे, देख पाएंगे। और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें मैं आपके बारे में भी बताऊं सभी को, जो मेरे भी व्यूअर्स हैं, ये खुद बहुत सारी पुलिस एकेडमीज़ में ट्रेनिंग देते हैं और इनकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। फ़ैन फॉलोइंग में जनरल पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इनके फैंस हैं। तो बहुत ही शानदार कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सर सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि बहुत जनरल है कि एग्जैक्टली साइबर क्राइम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और लीगली इसको कैसे देखा जाता है? देखिए, सबसे पहले जब लीगल की बात की तो साइबर और क्राइम, सबसे पहले तो दोनों को ही अलग अलग करके देखा जाए कि क्राइम का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, एक्टस रियस और मेंस रियस एक लीगल टर्म है, जिसका मतलब है कि आपकी इंटेंशन थी और उसी इंटेंशन के अकॉर्डिंग आपने कोई एक्ट किया, तब वो चीज़ कोई क्राइम बनती है। अब साइबर, तो साइबर की डेफिनेशन तो भारतीय कानूनों में भी नहीं है। ये डेफिनेशन आई बुदापेस्ट कन्वेंशन से, जो कि पहले 2001 में हुआ था। उसके बाद ही फिर हमारे आईटी एक्ट 65B, बीएनएस या आईपीसी में जो चेंजेस वगैरह हुए। तो अब जो क्रक्स निकल के आया, वो क्रक्स ये था कि भाई टेक्निकल मीडियम से जो भी क्राइम होगा, जिसमें एक्टस रियस भी होगा, मेंस रिया भी होगा, दैट इज साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम के टाइप्स बहुत सारे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं जो हम रेगुलर देखते भी हैं। ओके, इसी के साथ साथ बढ़ता मेरा दूसरा सवाल है कि जो एग्जैक्टली कौन से साइबर क्राइम है जो आपने अभी देखे हो, जो ट्रेंडिंग में आप डील कर रहे हो कि दिस इज द मेन, और जो मेजर आ रहे हैं, जैसे कि हमने कई बार देखा है डीप फेक्स रिलेटेड आजकल बहुत चीजें आ रही हैं, बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के बहुत केसेस आ रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हैं या मनी ट्रांसफर यूएसडीटी और बिटकॉइंस के जरिए। तो इस तरीके की सर क्या ट्रेंडिंग्स हैं, वो जनता जानना चाहेगी कि ये ट्रेंडिंग क्राइम्स हैं। बिल्कुल, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर एक एक पॉइंट से अपन समझें, सबसे पहला, कोई भी क्रिमिनल होगा उसके लिए चाहिए क्या? पैसा। हर क्राइम का एक ही ऑब्जेक्ट, पैसा, 99%। अब पैसा लेने के बहुत सारे तरीके। पहला तरीका जिसमें जो जनरल है, सेक्सटॉर्शन, कि किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल करेंगे
वीडियो कॉल से उसकी फेक वीडियोस बना लेंगे या वो रहेगा उस सामने वाले कैमरे पे और फिर उसको ब्लैकमेल किया जाएगा, या उसकी कोई प्राइवेट पिक्चर्स लीक कर दी। ओटीपी फ्रॉड, लिंक फ्रॉड सबने सुना है आजकल। तो हम ऐसी स्थिति हो गई ओटीपी की तो कि भाई एक्चुअल जो एसबीआई का भी कॉल आ रहा है जो सच में है, उसको भी हम ओटीपी नहीं देते। तो ओटीपी के बारे में तो सबको जनरल अवेयरनेस है, लेकिन एक नए तरीके का फ्रॉड आया जिसमें फोटो डाउनलोड वाला, की फोटो पे क्लिक की, फोटो डाउनलोड हुआ, एपीके फाइल इंस्टॉल हुई, उस तरीके के केसेस आ रहे हैं। और इन सभी केसों में हुआ क्या, हमारा पैसा हम फ्रॉडस्टर्स ने लिया और पैसा लेने के बाद उन अकाउंट्स में पैसा रखा गया। उसके बाद वो फ्रॉड का पैसे से ट्रेडिंग की गई और फिर बैंक अकाउंट फ्रीज का एक नए मामले सामने आने लग गए। फिर केस आने लगे। अभी आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम हैकिंग या सोशल मीडिया हैकिंग वाले केसेस सामने आने लग गए। न्यूड पिक्चर्स वायरल करने वाले केसेस सामने आने लगे। इस तरीके के केसेस हैं जो जनरल ट्रेंड में हैं अभी साइबर क्राइम। ओके, चूंकि आप जयपुर में हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग हैं, यहाँ किस प्रकार के केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं? कोई एक दो डिफाइन करें। हाँ, यहाँ पे जैसे जयपुर में मैं अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ तो जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अभी आपको पता होगा इंस्टाग्राम ने 26,000 पेजेस को सस्पेंड किया है। बिल्कुल। रीजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मैकेनिज्म उन्होंने वहाँ पे बनाई, मेटा ने, कि हम कोई भी अगर कंप्लेन किसी भी पेज पे करेगा तो एआई के थ्रू हम उसको टैकल करेंगे कि एक्चुअल में ये सही है या गलत है। अब उसमें क्या है, हर पॉजिटिव चीज के साथ साथ नेगेटिव भी चलती है। स्कैमर्स ने ग्रुप बना लिए, जो हम केसेस डील कर रहे हैं, जो हमारे पास अभी केसेस आ रहे हैं, स्कैमर्स ने ग्रुप बना लिए और उनको थ्रेट दे रहे हैं कि आप अगर किसी का 1 मिलियन का बेस है, 1 मिलियन का पेज है, उसको थ्रेट दे रहे हैं कि आप 3 लाख रुपए दीजिए, अदरवाइज हम आपके पेज को सस्पेंड करवा देंगे। वो अब पहली बार में तो कोई क्यों किसी पे विश्वास करेगा। वो कहता है कि नहीं नहीं, जो हो जाए जो कर लेना, क्योंकि 1 मिलियन वाला भी कम थोड़ी ना है, उसके भी अच्छी कम्युनिटी है, उसके पास भी कॉपीराइट राइट सबको जानता है वो। फिर उसकी कोई मोस्ट वॉच रील हटवाई जाती है, उसको उड़ा दिया जाता है बिल्कुल। उसके बाद पता लगता है कि ठीक है यार, अब इससे डील करना पड़ेगा। वो फिर भी नहीं करता है तो 40 घंटे में उसका पेज सस्पेंड करा दिया जाता है। ये केस हमने डील भी किया, हालांकि उसके बाद रिकवरी भी करवाया, लेकिन ऐसे भी केस आए जिसमें पहले रील हटाई गई, उसके बाद पूरा पेज ही सस्पेंड करवा दिया गया। ये इस तरीके के, और ये आने वाले जनरेशन के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति हम सोशल मीडिया पे हैं। चलो अभी तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रहे हैं, इसके बाद ऐसा भी तो है आम आदमी को भी टारगेट करें ये लोग और उनके फोटोज वगैरह का यूज करके कोई भी एआई जनरेटेड इमेज बना के यूज करें। सर, इसी से जुड़ता मेरा आपको एक सवाल ये है कि जो, चलो हमने माना कि ये तो जो मिस्टेक या गलती कर रहे हैं उन लोगों का तो अकाउंट्स जा ही रहा है, लेकिन जो रियलिटी में गुड इन्फ्लुएंसर हैं उन लोगों के भी अकाउंट सस्पेंड होते जा रहे हैं। वो लोग हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे अपना आक्रोश जता रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिकॉज वो तो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। तो ऐसे लोग कैसे बच के रह सकें, इसका सर बस एक सॉल्यूशन बताइए। बिल्कुल, इसमें हाँ, एज ए लॉयर मैं आपको बताऊं तो मैं सलाह भी दूंगा और साथ भी दूंगा, क्योंकि सिर्फ सलाह देने से काम नहीं चाहिए चलता है, कि साथी भी आपका होना चाहिए आपके साथ। तो सलाह ये है कि किसी भी अगर क्योंकि आपके पास थ्रेट कहाँ कहाँ से आएगी, जो गुड इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि पहले क्या था, माफियागिरी चलती थी, अपन देखते थे भाईगिरी, माफियागिरी, दाऊद का गैंग या छोटा राजन या इस तरीके के। वो टारगेट किनको करते थे, जो लोग पैसे वाले लोग हैं टारगेट करते थे। अब पैसे वाले की डेफिनेशन ही चेंज हो गई ना। पैसे वाला पहले सिर्फ एक बिजनेसमैन हुआ करता था या फिर कोई पॉलिटिशियन हुआ करता था। अब एक पैसे वाला इन्फ्लुएंसर भी है, जिसके 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हैं, उसके पास अच्छी खासी इनकम जनरेट करता है वो। तो टारगेट उन्हीं को करने लग गए कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज, चलो इसी को खत्म करने के प्रयास करते हैं। स्कैमर्स ने ग्रुप बना लिया, उनको पता है कि 250-300 एक ही दिन में रिपोर्टिंग बार बार की जाए तो इंस्टाग्राम सस्पेंड कर देता है। राइट। ग्रुप बना लिया उन स्कैमर्स ने, रैंसम मांगने लग गए, धमकियां देने लग गए। अब इसके लिए ये कि अगर किसी भी इंस्टाग्राम या किसी भी आईडी से या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो, तो हमारी लायबिलिटी ये है कि हम उसकी कंप्लेंट सबसे पहले करें। ओके। जिससे इन फ्यूचर हमारे पास डिफेंस तो हो। मान के चलिए आप सब कुछ हैं, बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन फिर भी आपका सस्पेंड हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। राइट। आपके पास डिफेंस तो हो
किसी से जाके तो कहो कि यार फर्स्ट मैसेज इसका ये था, और एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन मैंने इस चीज की कंप्लेन लॉज की, और कंप्लेन लॉज करने के बाद भी ये व्यक्ति नहीं माना, मैंने तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी राइट कि मेरे को प्रोटेक्ट करती, इट्स माय फंडामेंटल राइट। नहीं किया तो फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा उस चीज के लिए, ग्रीवियंस अपील कमेटी में जाऊंगा। तो फर्स्ट कि अगर कोई भी, अब जो हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, उस साथ देने वाली चीज पे बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास कम नहीं ज्यादा नहीं तो कुछ सिस्टम है, जैसे कि 1930 हुआ, cybercrime.gov.in हुआ, चक्षु हुआ, संचार साथी हुआ, टैपकॉप हुआ, ऐसे पोर्टल्स हैं जहां हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सब ऐसे ऐसे हमारे साथ ये लोग फ्रॉड करना चाह रहे हैं और ये हमें धमकी दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ ये हमारी शिकायत है, आप इन पे कानूनी कार्रवाई करें। ओके बिल्कुल। सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसमें ऐड किया कि हम पहले से ही अगर हाँ सावधानी बरती जाए तो हाँ आगे के लिए हमारे अकाउंट्स बच सकते हैं। बच सकते हैं। ओके सर, इसमें हमने ये भी जनरल देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने सो कॉल्ड नेम डिफरेंट रख देते हैं, कभी कभी कुछ नाम कुछ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अब ऐसी पॉलिसीज आ गई हैं यूट्यूब से लेके सारे सोशल मीडिया के लिए कि जो आपका नेम रियल आधार में अगर वही होगा तो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन में इजी रहेगा ताकि पहचान हो सके। और कुछ लोग अलग अलग नाम रख देते हैं तो वेरीफाई नहीं होता है, फिर उसके चक्कर में उनके अकाउंट सस्पेंड होते हैं। क्या सच बात है ये ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर एक एग्जांपल से ही समझते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गई, तो सबसे पहली चीज तो ये कि मुझे ये प्रूफ करना है कि इंस्टाग्राम आईडी मेरी थी, राइट, है ना? क्योंकि अगर मैं क्लेम कर रहा हूं एन ऑनर ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टाग्राम आईडी, तो इनकी मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये इंटरमीडिएरी रूल से गवर्न होते हैं। इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मैं चाहूंगा उसको डिस्कस करें अपन। जी 2020 से पहले हमारे पास कुछ नहीं था ऐसा, कोविड आया, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, ट्विटर के बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे थे जहां पे इंडिया के बारे में गलत इंफॉर्मेशन प्रसार की जा रही थी, भाई इतने लोगों की डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब उसके बाद उस टाइम पे हमारे लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर जी प्रसाद, उन्होंने कहा जी इंडिया के बारे में जो भी गलत चीजें फैला रहा है उसको सस्पेंड करो, उसको हटाओ, क्योंकि ये पैनिक कर रहा है हमारी सिचुएशन को, हमारे इंडियन पीपुल्स को। तो उसमें होता क्या है, ट्विटर ये कहता है जी हम हमारे कस्टमर्स की, हम हमारे क्लाइंट्स की, जो हमारे यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी रखते हैं, हम ऐसे नहीं है कि किसी का भी सस्पेंड कर दें और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। तो रविशंकर जी प्रसाद ने कहा कि अच्छा ट्विटर कौन होता है हमें प्राइवेसी का पाठ पढ़ाने वाला जी। उसके बाद इंटरमीडिएरी रूल लेके आए, हाँ, और इंटरमीडिएरी रूल ने ये सेटअप कर दिया कि अगर भारत में 140 करोड़ लोग हैं, मुझे लगता है कि 150 करोड़ फेसबुक आईडी होंगी, क्योंकि एक आदमी 2-2 4-4 बना के बैठा है। राइट राइट। हाँ, तो अब 150 करोड़ फेसबुक आईडी है, कोई भी क्राइम हो जाए, कोई भी दंगा भड़का दे, किसी धर्म के बारे में कुछ कह दे, ये थोड़ी ना मैं मार्क जुकरबर्ग को जाके पकड़ूंगा यूएस में। हमारी पुलिस एजेंसी, एक एसएचओ साहब मार्क जुकरबर्ग को थोड़ी ना नोटिस भेजेंगे कि भैया ये सोशल मीडिया आईडी की डिटेल दो। हमारे पास भी तो कोई ऑफिसर ऐसा होना चाहिए। तो इंटरमीडिएरी रूल में ग्रीवियंस ऑफिसर बनाया। ओके, तो वहां से शुरू हुई पूरी कहानी कि अगर अब ग्रीवियंस ऑफिसर मिल गया हमें कि भाई इंडिया के पास एक ग्रीवियंस ऑफिसर है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 3 होने चाहिए, ये रूल्स में है, लेकिन कब बनेंगे क्या होगा ये देखते हैं। लेकिन ग्रीवियंस ऑफिसर जब हमें मिल गया है, तो ग्रीवियंस ऑफिसर के पास हमें कंप्लेंट रेज करनी है उस चीज के। अब ग्रीवियंस ऑफिसर हमसे ये पूछ रहा है कि अच्छा बताओ आदर्श सिंघल कि आप उस इंस्टाग्राम आईडी के ऑनर हो या नहीं हो। वो वेरीफाई कैसे करेगा? मेरे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो गवर्नमेंट मुझे प्रोवाइड करवा रही है, दैट इज आधार कार्ड, दैट इज पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। राइट। क्योंकि अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी हैक हो जाए तो आपको सबसे पहले काम करना है, फेसबुक पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है, जो भी पर्टिकुलर इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप की भाई इंस्टाग्राम ग्रीवियंस ऑफिसर। आप जैसे ही वहां जाएंगे आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जनरेट होगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म जनरेट होने के बाद आपको उसमें दिखेगा कि आपको किन किन चीजों पे काम करना है। आपका पहला ऑप्शन ये आपको मिलेगा, अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करके आप मूव ऑन कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। और उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करवाया जाएगा कि अच्छा आप बताइए आप ओनर हैं या नहीं है। फिर आपको आपका आधार कार्ड भी देना है, उस इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी देनी है जो है कोई है, प्लस उसी लोकेशन से देना है, क्योंकि लोकेशन भी ये लोग ले रहे हैं।
तो इस तरीके की चीज़ें हैं। इसी में मैं ऐड पॉइंट करना चाहूँगा कि बिकॉज़ सर मेरे से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, तो जो ग्रिवरांस ऑफिसर में अगर कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि आजकल सर फिशिंग लिंक और ये बहुत सारी डुप्लीकेट भी मिल जाएँ, 100%। तो लेजिट करने के लिए सर की वेबसाइट है, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड यहाँ टेक्स्ट पे भी आपको आ जाएगी। इवन अगर वो कभी मान लो इनकेस बिजी है, नहीं है, कुछ हो रहा है, तो आई विल गिव माय वेबसाइट एज वेल, जहाँ आपको सारे ग्रिवरांस ऑफिसर व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, सभी ट्विटर का मिल जाएगा, सो दैट आप वहाँ जाके अपनी रियल और लेजिट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये गजब की चीज़ है क्योंकि ऐसे केसेस आप खुद एक एज ए साइबर एक्सपर्ट वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को पढ़ाते हैं, तो अपन देखते हैं कि और बहुत सारे केस भी हैं कि ब्लिंकिट पे हमारा रिफंड नहीं आया, ब्लिंकिट का हमने गूगल पे सर्च किया, ब्लिंकिट कस्टमर केयर, और वो एक नया फ्रॉड हमारे साथ हो गया। एक तो वो फ्रॉड हुआ जो ब्लिंकिट ने हमारे साथ किया, एक वो फ्रॉड हुआ जो हमने कस्टमर केयर के नाम पे और हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो वही फिशिंग लिंक्स का ही है, तो उसमें सही जगह पे पहुंचना भी एक अपने आप में टफ टास्क है। राइट। इसी में ही जुड़ता हुआ सर एक सवाल है कि आपने देखा हो आजकल लोग डार्क वेब पे क्राइम करना शुरू कर दे, बोलते हैं कि एनोनिमिटी के लिए, अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए वीपीएन, टॉर, प्रॉक्सी, इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं। किसी किसी लोगों के अंदर ये मिथ है कि वीपीएन यूज़ कर रहे हैं या टॉर ब्राउज़र का या कोई थर्ड पार्टी और ब्राउज़र का, जहाँ वो पकड़े नहीं जा सकते। अभी देखा हो आपने टेलीग्राम पे भी क्राइम्स हो रहे हैं, कहीं डिस्कॉर्ड पे, इन सब पे ये प्लेटफॉर्म्स हैं धीरे धीरे। क्या आपको लगता है कि ये बच सकते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, दो प्रकार के लोग इन्वॉल्व हैं, एक हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग होते हैं, या जो नए नए, जिसको हम नौसिखिए बोलते हैं, कि नया नया सीख गए कि अब हम बहुत कुछ जान गए हैं और हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तो क्या क्या इसमें उनको चैलेंज आ सकता है, और वो अपने आप को, जो नए लोग हैं वो जो वीडियोस देख रहे हैं, वो सोचे कि हाँ मैं कैसे बच सकता हूँ? पहली चीज तो ये हम लोगों के लिए जो वीपीएन यूज करके या डार्क वेब पे क्राइम कर रहे हैं कि भैया प्राइवेसी नाम का झुंझुना है एक जो तुम्हें दिया गया है। ये उन लोगों के लिए जो क्राइम करते हैं कि अगर वो सोच रहे हैं कि हम वीपीएन लगा लेंगे, डार्क वेब यूज कर लेंगे और हम बहुत बड़े शहंशाह बन जाएंगे, तो प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में। पुराने जमाने के लोग कहते थे दीवानों के भी कान होते हैं, वो बात सच थी या झूठ थी पता नहीं, लेकिन आज की बात तो बिल्कुल सच है कि हर आदमी आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी पे नजर रख रहा है। राइट। अब बात आई कि उन लोगों के लिए कि जो लोग ये वीपीएन यूज करते हैं, क्या इनसे डेटा ले सकती हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? तो जो भी वीपीएन बनाने वाली कंपनियां हैं, ये आपके लिए तो बनाई नहीं गई होंगी कि अच्छा किसी दिन एक क्रिमिनल आएगा और वीपीएन यूज करके साइबर क्राइम करेगा, हमने इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए और आपके लिए बना के दे दिया वीपीएन। जो भी वीपीएन यूज करने वाली कंपनीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को सब पता है, सर्ट इनको सब पता है। अगर हमारे भारत देश में कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से अगर घुसती भी है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो, सरकार को सबका पता है। सरकार यूज कब करती है ये हमें जनरल पब्लिक को नहीं पता। तो जो भी वीपीएन वाली कंपनीज हैं, वो भी आप गारंटी नहीं है कि आपका डेटा नहीं देंगी। सरकार जब चाहे वो डेटा ले सकती है, वो सीबीआई के थ्रू, रॉ के थ्रू, एनआईए के थ्रू, आईबी के थ्रू, और किसी भी बहुत सारी सरकारी एजेंसियां डेटा ले सकती है। जिन लोगों के साथ ऐसा क्राइम हुआ है, वो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, सही तरीके से अप्रोच करने की आवश्यकता है, अपने केस को सही ऑफिसर से इन्वेस्टिगेट कराने की आवश्यकता है। सरकार के पास सफिशिएंट ऐसे कानून हैं कि आपकी पूरी मदद करने के लिए सक्षम है। और जो हमारे सर है दीपक जी, ये तो खुद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ काम करते हैं। हमारा तो पार्ट लॉ वाला होता है, हम बहुत सारी चीजें इनसे भी डिस्कस करते हैं। तो सच तो यही है ना कि क्रिमिनल बच के नहीं भाग सकता इंटरनेट का, चाहे वो कुछ भी यूज कर ले। हाँ सर, ये ट्रू फैक्ट है। आपके ही को एड ऑन पॉइंट्स को मैं इनमें ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि अगर हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी क्राइम करने से कहीं ना कहीं बच जाएं, देखो हर चीज़ का एक वर्ड टर्म यूज़ करते हैं सभी लोग, जिसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। और वो डिजिटल फुटप्रिंट्स एक ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं तो छाप छोड़ती है, क्योंकि इंटरनेट एरा में कहीं ना कहीं तो वो डेटा सेव हो रहा है, चाहे वो डार्क वेब हो या कहीं भी हो। बस अंतर यही है कि आपको क्या एक्यूरेट पाथ पता है कि वहां तक कैसे जाया जा सकता है। अगर मैंने उस लेवल का स्किल सेट सीख रखा है तो मैं डार्क वेब में भी जा सकता हूँ। क्या वहां पे एफबीआई नहीं है? अमेरिकन एजेंसी से लेके हर एजेंसी है, तो कहीं ना कहीं तो मॉनिटर हो रहे हैं।
और हर चीज का एक तोड़ होता है, हम्म। कोई तो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ एक इंसान टूटता है। हाँ। तो अगर आप गलत हैकर हैं, हम्म। मैं एक अच्छा हैकर हूँ, हम्म। तो आप अगर एक कदम आगे सोच रहे हैं तो उस पॉइंट में मैं भी तो सोच सकता हूँ, बिकॉज हम दोनों एक लेवल पे हैकर हाँ। राइट। आप अनएथिकल कर रहे हैं, मैं एथिकल कर रहा हूँ। हाँ। आप अनएथिकल ऐसे जा रहे हैं, हाँ। बस अंतर ये है कि आप एक स्टेप जल्दी पहुंच जाएंगे, मैं एक स्टेप बाद आऊंगा, लेकिन पकड़े तो जाओगे। पकड़े तो जाएंगे। दिस इज द थिंग कि हमें आगे सोच के चलना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो डार्क वेब है, ये पैदा तो अमेरिकन एजेंसीज ने किया। हाँ, अमेरिकन नेवी ने बनाया था ये डार्क वेब, कि ठीक है, और उसके बाद अभी चल रहा है, उसके बाद ये पब्लिक में आया। और डार्क वेब एक्सेस करना कोई क्राइम नहीं है। इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहे कि भाई आप इंडिया में रह के डार्क वेब नहीं चला सकते। ना लीगल बताता है, ना इलीगल बताता है। तो इसी में एड ऑन करते हैं सर, कि आपने बताया कि कई बार ऐसे क्राइम्स होते हैं जो जिसमें आपने डीप फेक का या इन सब चीज़ों का यूज़ किया। हाँ। आजकल एआई बेस्ड जो ये क्राइम बढ़ रहे हैं, हाँ। कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो विक्टिम क्रिएट हो रहे हैं, ऐसा नहीं मैं ये कहूँगा, मेल्स का भी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फीमेल ज़्यादा टारगेटेड हो रही है। तो इस पे सर कुछ हमें बताइए कि कैसे वो बच सकती हैं एआई बेस्ड क्राइम में। क्योंकि एक छोटी सी जनरल में आपको बात बताना चाहूँगा कि हम तो चलो एक शहरी में निवास करते हैं, हमारे पेरेंट्स थोड़े अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यही कोई जो गांव के व्यक्ति हैं जिनके पेरेंट्स थोड़े नहीं है उस लेवल से एजुकेटेड, तो उनको लगता है, क्योंकि जनरल पेरेंट्स को ही लगता है ना हमारा बच्चा ही नहीं गलत किया, वो डांट देते हैं, नहीं तू नहीं गलत किया है, या आप भी मेरी बेटी कर सकती है थोड़ी खतरनाक, या मेरा बेटा कर सकता है, इस तरीके की चीजें आती हैं। और लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेड बनाई हुई ये वीडियो हो सकती। तो इस पे बच्चे के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और करियर फ्यूचर और कभी कभी तो सुसाइड केस आ जाता है। इस पर सर आपका क्या पॉइंट? हाँ, सबसे गंदी सी गंदी सिचुएशन ही इमेज करते हैं, क्योंकि यही हो सकता है। और अपन जो पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बात की कि पहले तो सलाह कि कुछ पॉइंट पे कि भाई किस तरीके से बचना है, तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के पिक्चर्स डालें। आप अपने लिमिटेड दोस्त रखें, लिमिटेड दोस्त के साथ साथ कि यार ये आदमी मेरा कोई भी नहीं कर सकता, कोई वायरल नहीं कर सकता। अगर आप अपनी पब्लिक अकाउंट अगर आप बना रहे हो, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ आप जी रहे हो, तो प्रोफेशनल इमेजेस ही डालें, पर्सनल इमेजेस नहीं डालें। और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है एआई से कुछ भी बनाया जा सकता है, और हमारी ऑडियंस इतनी तो समझदार है कि उनको पता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो एआई से इन फ्यूचर की जा सकती हैं। इस पॉडकास्ट में, इस बातचीत में शायद ये जानकारी बढ़िया होगी कि हम बात करें जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ते हैं। अब होने के बाद कैसे बचें, क्योंकि साइबर क्रिमिनल भी तो इंसान ही है। अगर उसने आपके साथ साइबर क्राइम कर दिया तो सजा मिलनी चाहिए उसको। सजा कैसे दिलवानी है, लड़ाई कैसे लड़नी है, क्योंकि पहले हाथी घोड़ों से, तोप तलवारों से युद्ध हुआ करते थे, अब वो तो युद्ध बचे नहीं। अब ये युद्ध है सोशल मीडिया का, आपके ऊपर उसने अटैक कर दिया, अब आपको डिफेंस खेलना है। तो डिफेंस खेलने की स्टोरी ये है कि जैसे ही गंदी से गंदी सिचुएशन ये है कि एक लड़की है, लड़की की न्यूड पिक्चर, न्यूड वीडियो एआई से बना दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना दी और पेरेंट्स को भेज दी। इससे ज्यादा गंदी कंडीशन क्या होगी किसी पर्सनल लाइफ में, और ये आज नहीं तो कल होगा और हो भी रहा है। अब उसके पहली पॉइंट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा। अपन को भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है, उस लड़की को भी पता होगा कि यार ये सब फेक है। पेरेंट्स हो सकता है उसको सपोर्ट करें, एक दो बार डांटें, कहेंगे, माँ तो यही कहेगी कि यार पहले मना करती थी मैं, मत चलाया कर इस मोबाइल को ज़्यादा, ये मत किया कर, वो मत किया कर। एट द एंड साथ वही देंगे। आपके दोस्त या जो जनरल पब्लिक है, इंस्टाग्राम पे अपन को पता है आजकल जेन जी और मिलेनियल रहते हैं, तो वो हंसेंगे, मजा लेंगे, ग्रुप्स में शेयर भी करेंगे, यार देख उस लड़की की ये वाली वीडियो आई है। हम कितना भी ज्ञान दे लें, लेकिन लोगों की मेंट, अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग हैं, शेयर करेंगे। कितना भी कोई कुछ भी कर ले, पहली बात तो ये स्ट्रांग रहना है। कोई किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, फर्क पड़ता है आपके कुछ चार दोस्तों से, फर्क पड़ता है आपके पेरेंट्स से, वो क्या सोचते हैं। उनका ट्रस्ट आप जीत लोगे, दुनिया में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात ये कि करना क्या है। सबसे पहला काम, एक साइबर क्राइम की कंप्लेंट, जो cybercrime.gov.in पे जाके आप कर सकते हो। स्पेसिफिक सेक्शन बना हुआ है वुमन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, वहां जाइए,
अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट में आपके पर्सनल आईडी कार्ड्स, आपके साथ जो हुआ है, जो चैट्स बनी है, जो भी जिस भी तरीके का आपका जो कंटेंट है वो सारे उसमें अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको एक पुलिस में एक एफआईआर देनी है। अब आपको लगता है भाई ये जनरेटेड वीडियो है, मैं अपनी फोटोग्राफ्स उनको दूं ना दूं, वो क्या गलत सोचें, तो आप उसके लिए भी प्राइवेसी रख सकते हो एक पर्टिकुलर पेन ड्राइव में जितना भी डेटा आप देना चाहते हो, क्योंकि उनको आपकी फोटो से मतलब नहीं है। आप प्रूफ दे सकते हो, ठीक है साहब ऐसे से, वो उनको मतलब है उस इंस्टाग्राम आईडी से। इसके बाद वही सिचुएशन की वो लोग भेजेंगे पुलिस के नोटिस, इन्वेस्टिगेशन होती है। प्लस cybercrime.gov.in में एक गजब की चीज है कि आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी रिपोर्ट पे क्या कार्रवाई हुई। अभी तक ये था ना कि साहब हम पुलिस में सूचना दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी, एफआईआर करा दी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ऑनलाइन जमाना है, आप खुद ट्रैक कर सकते हो किसने क्या कार्रवाई की, इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। दूसरी चीजें, आप ये विश्वास मान के चलिए, अगर आप सही तरीके से आप अपना केस प्रोसीड करते हैं, सही तरीके से चीजों को करते हैं, रेगुलराइज करते हैं, आपको रिलीफ भी मिलता है, वो साइबर क्रिमिनल पकड़ में भी आता है। हम हारते सिर्फ इसीलिए हैं सर क्योंकि हम लड़ते ही नहीं है। जिसने भी लड़ा है उसने इतिहास ही रचा है। वो कहते हैं ना कि भाई इतिहास तो सरफिरे बनाते हैं, समझदार लोग तो उनके बारे में पढ़ा करते हैं। हाँ, तो आपका एक लड़ाई शायद हजारों लोगों की जान बचा पाए। आगे बढ़ते हैं सवालात की तरफ। तो सर हम ये देख रहे हैं कुछ जो नए अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर हैं, जो पुराने हैं, उनकी कंटेंट जो है वो बहुत सेल हो रहा है। ये कंटेंट क्रिएटर्स के कुछ एक दो सवाल मेरे पास आए, वो ये कि सर हमने इतनी मेहनत से कोई कोर्स बनाया, हमने उसका सो एंड सो प्राइस रखा, फॉर एग्जांपल 5000। अब कुछ लोगों ने जो भी थोड़ा जो गलत प्रवृत्ति का स्वभाव रखते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से वो रिकॉर्ड कर लिया, चाहे वो सर्वर में घुस के या कैसे भी सर, और उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको बेच रहे हैं 200 रुपए में, 500 रुपए में, टेलीग्राम पे या किसी अदर चैनल्स पे। जनरली देखा भी गया ये। बिल्कुल। तो अब ऐसे केस में वो क्या करे सर, इतनी मेहनत करते हैं, कोई ऐसी चीज जो कंटेंट क्रिएटर को हेल्प कर सके कि अगर इसने मेरे साथ गलत किया तो इस पे कैसा क्लेम, कोई ऐसी केस स्टडी अगर हो आपके पास, बिल्कुल प्लीज शेयर कीजिए। बिल्कुल, केस स्टडीज हैं और काफी सारे। अब क्लाइंट्स के नेम तो हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे खासे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो, जिनके 40-40 लाख, 50-50 लाख उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं। वो अपने कोर्सेज बेचते हैं। कोर्स बनाया किसी भी एजुकेशन का, उन्होंने कोर्स की वैल्यू रखी 15,000 रुपए। किसी एक ने 15,000 रुपए में परचेज किया, एक्सेस किया, लिया, और उसके बाद उस कोर्स को 2-2 हजार रुपए में कोई व्यक्ति बेचता है। टेलीग्राम पे अलग चैनल बनाया, यूट्यूब पे बनाया, इंस्टाग्राम पे बनाया, फेक आईडीज बना ली। टॉप लोगों की फेक आईडीज जनरल होती हैं। विराट कोहली की भी हजारों लाखों फेक आईडीज होंगी। उसका चैनल 40 लाख 50 लाख वाले का तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन वो कोई भी जनरल पब्लिक है, इंडिया में हम रहते हैं, सस्ता चाहिए हमें मतलब ही नहीं है उस व्यक्ति से। हमें 2,000 रुपए में जो कंटेंट दे रहा है हम उसके पास जाएंगे। अब गए, उसका तो बिजनेस पूरा ठप हो गया, वो काम ही नहीं कर पा रहा है। इसके लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगा सकते हो, एक स्टे ऑर्डर के लिए पिटीशन लगा सकते हो, एक उसके लिए जो सिविल सूट फाइल कर सकते हो। अब कंसेप्ट क्या है जी इसका? कंसेप्ट ये है, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आपका एक साइबर क्राइम पे कोर्स है, किसी भी फेक पर्सन ने उसकी कॉपी बना दी, अब आपको 3 रिलीफ चाहिए। पहला रिलीफ ये कि उसको स्टे किया जाए, वो आगे ना करे। सबसे पहला काम यही तो करते हैं, अभी जो भी ये कर दिया ठीक है, इसको रोको। दूसरी चीज ये, उन फाइल्स को डिलीट करवाया जाए जो उसने डाली हैं। और तीसरा ये, जितनी उसने डाल दी, उसने जितनी कमाई की, उस पैसे को मुझे दिलवाया जाए। इसके लिए सिविल सूट फाइल होता है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक अलग से 2 जजेस की बेंच है, 2 अलग अलग कोर्ट्स हैं, जिसमें अलग से साइबर और आईपीआर का ही जुरिडिक्शन के केसेस लेते हैं वो। इसमें 2 करोड़ रुपए की मिनिमम वहां पे वैल्यू का केस आप फाइल कर सकते हो। मतलब ये कि अगर किसी 18 या 20 साल के लड़के ने, आप एक वो व्यक्ति हैं जिसके 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी वीडियो उठा के डाल दी और उसने 5,000 रुपए भी कमा लिए, तो मैं उसका नाम उस 2 करोड़ के केस में लिख सकता हूं और उसको दिल्ली हाई कोर्ट से नोटिस जाएंगे कि साहब आप जवाब दीजिए कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने इनका फेक वीडियो अपने चैनल पर डाल दी। कमाया वो तो देके ही जाओ, प्लस 2 करोड़ रुपए का आप पे डिफेमेशन केस अलग से। अब ये जो
फेक वीडियोस जो बना रहे हैं या कॉपी पेस्ट कंटेंट जो डाल रहे हैं, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि आप विथ परमिशन के साथ कुछ भी करें। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो भी चाहता है, वो भी फेमस होना चाहता है और वो भी चाहता है अलग अलग अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे वो आए, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि विदाउट परमिशन आप कोई भी काम इस रिगार्डिंग ना करें, विद परमिशन करें, और विदाउट परमिशन आप कर रहे हो तो आपको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब ये ट्रेंड चालू हो गया। इसी में एड ऑन सवाल है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। हम जनरली देख रहे हैं, जैसे हम भी सर कोई कंटेंट बनाते हैं, कभी कभी जो कोलैबोरेशंस के मेल आते हैं, चाहे वो बार्टर हो या मनी का, समटाइम्स उनके ईमेल में ऐसा लगता है लेजिटिमेट ईमेल है उसी वे के, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि स्पेलिंग है फेसबुक की FACEBOOK, लेकिन BOO की जगह AK हो सकता है, वो O और A में डिफरेंस नहीं होता। सेम ईमेल में भी वो लिंक ऐसा कुछ पाया जाता है कि आप क्लिक कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। तो कंटेंट क्रिएटर्स के जो अकाउंट्स हैं वो जल्दी हैक हो रहे हैं, कैसे बच सकते हैं? क्या कोई ऐसे प्राइमरी स्टेप्स वो फॉलो करें ताकि कि सही से रीडिंग करें? क्या ऐसी वो थोड़ा सा आप बताइए कि वो कंटेंट क्रिएटर्स में कैसे बच पाए? बिल्कुल, पहली चीज तो वही सलाह और साथ। सलाह ये कि कोई भी अगर आपके पास मेल आ रहा है, क्योंकि ऐसी भी फाइल्स हैं, आपने कोई PDF या APK फाइल उसमें मेल में डाल दी, सबसे पहले तो आप वेरीफाई करें। और वेरीफाई के लिए भी ये अभी याद रखें कि कोई भी वेबसाइट जब बनती है, लेजिटिमेट वेबसाइट जो डेटा प्रोसेस कर रही है हमारा, यानी लॉग इन साइन अप या कुछ भी है, और जो डेटा को कलेक्ट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बहुत सारी NOCs लेनी पड़ती है उसको। अगर कोई भी वैलिड वेबसाइट है तो उसका फिजिकल एड्रेस रहेगा ही रहेगा, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रहेगा, प्राइवेसी पॉलिसीज रहेंगी। तो उस वेरीफाई को सर्च करके भी देखें, उस वेबसाइट को सर्च करके देखें कि ये जेन्युइन है या नहीं। लेकिन वही वाली बात नहीं कर पाए जी हम, तो हो गया जो हो गया, अब आगे की बात बताओ जी कि अब क्या करें, हमारा तो चैनल हो गया हैक। अब एक कंटेंट क्रिएशन के लिए जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके पास कोलैबोरेशन का बहुत काम आता है कि भाई जी कोलैब कर लीजिए, 1 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है। अब आजकल एक्टर्स से तो करा नहीं रहे, इन्हीं से करा रहे हैं। इसमें भी फ्रॉड होने लग गया। इसके लिए भी मेल्स आते हैं कि जी हम अपना ये परफ्यूम है और परफ्यूम को प्रमोट करवाना चाहते हैं, 5 लाख रुपए आपको देंगे, आपको 5 वीडियोस बनानी है जी। वो कहते हैं ठीक है बना के दे देंगे, और ये इनकी मैकेनिज्म ही यही है कि 5 वीडियो बनानी है, 24 घंटे तक रखो, फिर डिलीट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो जो आपके पास मेल आया, जो आपके पास ऑफर लेटर आया, वो लीगल था या इलीगल था, फेक था या सही था। क्योंकि आपने अप्लाई किया, आपकी मेल आईडी आपने डाली, और आपके पास कोई कहा कि साहब इस PDF को या इस फोटो को डाउनलोड कर लीजिए। कैसे गारंटी दे रहे हो आप कि वो फोटो और PDF जो उन्होंने डाली वो सही है? कोई वायरस नहीं था, कोई वायरस भी तो आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो सकता है। अब ये भी तो देखिए कि मेल किस मेल आईडी से आया, क्या वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फेसबुक से आया तो फेसबुक में 2 O थे या एक ही O था, बुक में 2 K थे या नहीं थे। तो ऐसी मेल आईडीज हमें वेरीफाई करनी है, सबसे पहला काम। दूसरा, मेल आईडी वेरीफाई करने के बाद उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाना है, उनके खुद की प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, कॉन्टेक्ट अस करके टैब है, अब वहां बात कर सकते हैं कि भाई आप इस तरीके की भी प्रमोशंस करते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास आ रहा है, कहीं आपके नाम से फेक तो नहीं है। और बात करना बेटर है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम बात करके उनके प्रमोट करें। प्लस जो भी चीज आप प्रमोट कर रहे हो, आप उसकी लीगलिटी भी चेक करें। आप किसी परफ्यूम को प्रमोट कर दो और बाद में पता लगे कि इस परफ्यूम को लगाने से जी कैंसर हो जाता है, या इस परफ्यूम को सही तरीके से टेस्टिफाई नहीं किया, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखो कि जिस चीज का हम, जिस प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं, जिस फेयर एंड लवली का ऐड कर रहे हैं, वो सच में फेयर एंड लवली है या ऐसा तो नहीं है कोई स्किन डिजीज हमारे पास पैदा कर दे। तो क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इस चीज में नोटिस आ रहे हैं, ED के नोटिस आ रहे हैं, सम्मन्स आ रहे हैं, सोनू सूद और बहुत सारे लोगों को नोटिस आए, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी भी चेक करें आप। ये सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ध्यान रख सकते हैं। इसी से साइबर अवेयरनेस से जुड़ता हुआ सवाल है कि जनरली हम देख रहे हैं कि हम अपना जो बेसिक डिटेल्स है, आधार नंबर हो गया, बैंक डिटेल, कहीं ना कहीं हम अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी को। कितना सेफ है, कितना नहीं है, और कैसे करना चाहिए? बिकॉज आज की डेट में बता रहे UPI सेफ है, इज दिस राइट?
या फिर हम बैंक अकाउंट जो कर दे रहे हैं पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, नंबर तो हमारे ऑलरेडी हैं, डेट ऑफ बर्थ भी शेयर कर रहे हैं, कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में। और ये आपने देखा अभी कि 16 बिलियन डेटा लीक हुआ, एक न्यूज़ पड़ी होगी ये सब की भाई, वो पता है पूरे विश्व की पॉपुलेशन 803 करोड़ है और डेटा लीक कितने लोगों का हो रहा है? 1600 करोड़। 1600 करोड़ आईडी पासवर्ड यानी क्रेडेंशियल्स लीक हो गए। मतलब ये कि हमने, और ये सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म थे, एप्पल, गूगल और मेटा, इनके पास से सारा डेटा, जब इनके पास से डेटा लीक हो सकता है तो आप किसकी गारंटी लोगे? पहलगाम अटैक में हमने देखा, फिर ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ एक गजब की चीज ये थी कि हमारे जो साइबर हैकर्स थे, जो हमारा हैकर ग्रुप था, इंडियन हैकर ग्रुप, उसने वहां के सुप्रीम कोर्ट को हैक कर लिया, सुप्रीम कोर्ट की चीजों को हैक कर लिया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हैक कर लिया उन्होंने, और वहां से सारा 150 जीबी का डेटा तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पब्लिश किया है कि ये लो जी पाकिस्तानियों का डेटा ले लो। चलो हमारे ये तो बात कही इंडियंस की, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी ना है। भारतीय सरकारी एजेंसियां, सर्ट-इन या कोई भी एजेंसी तब तक ही आपको बता सकती है जब सही प्लेटफॉर्म पे आप अपना डेटा डालें। अगर आप सरकार को कोई डेटा दे रहे हैं तो सरकार की लायबिलिटी है, सरकार से हम उसका कंपनसेशन मांग सकते हैं, लेकिन आपने डेटा ही ऐसी फर्जी वेबसाइट को दे दिया, कोई गेमिंग एप्लीकेशन को, रेडी, तिरंगा, अविरंगा, ये एविएटर और 10 तरीके के एप्लीकेशन जो चल रहे हैं सब फेक हैं। आप इनको डेटा दे रहे हो, ये आपका अलाउ 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 करवा के पूरा एक्सेस ले रहे हैं, माइक परमिशन ले रहे हैं, मतलब आप पति पत्नी रात को क्या बात कर रहे हो, प्राइवेट टाइम में क्या बात कर रहे हो, ये भी वो एप्लीकेशन सुन रहा है, और आप फिर कहोगे सब डेटा लीक कर दिया। अरे डेटा लीक तो वो केस तो तब करोगे जब वो लीगल होगा, वैसे ही इलीगल है वो। तो उन चीजों पे ध्यान रखें कि किन एप्लीकेशंस को आप डेटा दे रहे हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, कभी भी किसी भी अनवेरिफाइड एप्लीकेशन पर कभी भी अपलोड ना करें। लोन के लिए बहुत यूज करते हैं हम कि आधार कार्ड नंबर डाला जी और लोन मिल गया। आप सोचो आधार कार्ड तो ऐसा अवेलेबल हो गया ना, एक सिम वाले के पास कितने सारे आधार कार्ड्स होंगे, उसको सिर्फ आधार कार्ड नंबर डालना लोन मिल गया। आप ये देखें किस आदमी को आप अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, किस आदमी को आप अपना पैन कार्ड दे रहे हैं, उसका क्या यूज कर रहा है वो आदमी। सर जैसे आपने बात करी लोन की, मेरे मन में एक तुरंत सवाल आ रहा है, वो ये कि कभी कभी जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं 1000 2000 5000 का आजकल एप्लीकेशन ऐसे लोन ले लेते हैं, इन केस वो जैसे नहीं पे बैक कर पाते या कर भी देते हैं, तो कभी कभी वो लोन एप्लीकेशन कंपनियां पता नहीं क्या डेटा चुरा लेती हैं फोन से, उनकी एआई जनरेटेड वीडियो बना दी कुछ गलत, जैसे फीमेल का ले लिया, मेल का भी कभी कभी देखा गया है कि उनका भी करके, और दोनों को फिर ब्लैकमेल किया जाता है कि हम ये वीडियो वायरल कर देंगे, नहीं तो आप हमें 2 गुना या 4 गुना इंटरेस्ट पे दो। और कभी कभी तो लोन एप्लीकेशन जो इंचार्ज हैं, उसके जो पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन है, वो उनको कभी कभी फिजिकली मीट करने के लिए तक बुला लेते हैं। ऐसे भी केसेस आए। इस केस में सर क्या किया जाए? सबसे पहली चीज तो एक तो ये पता है जनरली यंग एज में होता है ये सारी चीजें। एक दोस्त की गर्लफ्रेंड को कोई, जनरली यंग एज में होता है ये चीज। अब गर्लफ्रेंड को घुमाना है साहब, गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और 20,000 रुपए चाहिए कि जी गर्लफ्रेंड को पार्टी करानी है और ये मेरा एक कैडर का सवाल है। अब क्या करे आदमी, घर वाले पैसे नहीं दे रहे, लिमिटेड पैसे हैं, अर्निंग सोर्स है नहीं, लोन ले लिया। अब आप सोचो आपको 1 मिनट में कोई आपके आधार कार्ड नंबर से लोन दे रहा है 20,000 रुपए, 1 रुपया नहीं देता कोई किसी को इस दुनिया में। 20,000 रुपए 1 मिनट में आपको दे दिए कि आज जाओ जी गर्लफ्रेंड घुमा लो आप अपनी। वो क्या क्या चीज ले रहा है आपकी, आपका पूरा तो डेटा ले लिया, आपके फोटोज ले लिए, वीडियोस ले ली, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट ले ली, आपसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जो आपको पता भी नहीं है, अलाउ करने पे ही आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि साहब ये फोटोज और वीडियो मैं जब चाहूं तब यूज कर सकता हूं। उस लोन एप्लीकेशन ने वो भी साइन करा लिया आपसे। अब इनसे बचने के लिए क्या करें? अगर ये जो हो गया, पहली बात तो ये, आपने जो भी फोटोज और इन चीजों का गलती से एक्सेस दे भी दिया, पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए, दे भी दिया तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं। आरबीआई की गाइडलाइन ऐसी हैं, लोन लेना या लोन देना टोटली सिविल केस है, एक क्रिमिनल केस नहीं है। अगर कोई भी आपको धमकी दे रहा है मैं लोन नहीं चुकाया एफआईआर करा दूंगा, कोई भी आप पे एफआईआर नहीं करा सकता, ये बात ध्यान रखें पहली चीज, क्योंकि टोटली सिविल केस है। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि लोन रिकवरी एजेंट्स आर गूंस, गुंडे हैं ये लोग,
क्योंकि इनको बात करने की तमीज नहीं है, किसी को धमकाते हैं। और आजकल 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 जो चल रहा है, जो साइबर के युग में हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के इस युग में जी रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करके, क्योंकि डेटा तो हमारा पूरा ले लिया, राइट, अब हमारे फोटोज बना दिए, वीडियोस बना दिए, एआई से न्यूड पिक्चर्स बना दी, अब भेजेंगे किसको? हमारे फैमिली मेंस को, परिवारजनों को भेजेंगे। अब उसके बाद अगर ये भेज रहे हैं, वही cybercrime.gov.in वाली शिकायत तो है ही, इसके साथ साथ आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो उन लोन एप्लीकेशंस की, उन लोन रिकवरी एजेंट्स की। अब बात आई कि साहब वो घर में ही घुस गए तो क्या करें? तो सबसे पहला काम, उनकी आईडी आप मांगे कि भैया पहले तो ये बता कि तू किस बैंक से आया है, क्या आपकी आईडी है, और उसके बाद ही आप ये बताइए कि जो बैंक या जो लोन एप्लीकेशन से आप आए हो, क्या वो आरबीआई से सर्टिफाइड है या नहीं है। ओके, हाँ, क्योंकि आरबीआई से सर्टिफाइड होना भी जरूरी है अगर कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी कर रहा है। राइट, आप ये देखो, पाकिस्तानी नंबरों से कॉल आ रहे हैं, दुबई के नंबरों से कॉल आ रहे हैं, राइट, वो काहे की आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करेंगे? वो खुद फेक है, वो सिर्फ हमारा डेटा लेने के 20,000 रुपए दे रहे हैं, हमें लोन देने के 20,000 रुपए नहीं दे रहे हो, राइट, कि वो उस डेटा को यूज करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो अगर पहली बात तो लोन लेना ही नहीं है, ऐसे एप्लीकेशंस पर बैंक्स बनी हुई हैं, उसमें एक लोन का पूरी प्रक्रिया फॉलो करो तब लो, ऐसे 1 मिनट वाला लोन कभी मत लो। और अगर लो भी, बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है, तो ऐसे मोबाइल फोन का यूज करो जहां आपके ना कॉन्टेक्ट हो ना आपके फोटोज हो, जिससे कम से कम 20,000 रुपए के बदले 20,000 रुपए चुका दो, 25 चुका दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डेटा तो सेफ रहेगा। राइट, आपका डेटा का एक्सेस तो नहीं लिया। मेल आईडी भी वो लॉगिन करो जिस मेल आईडी पे, ड्राइव पे आपने वो डेटा अपलोड नहीं किया हुआ। सर, बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के मामले बहुत आ रहे हैं, तो इस पे मैं आपका पूरा सुझाव जानना चाहूंगा कि ऐसे केस जो आ रहे हैं तो इंसान सबसे पहले बचे कैसे सर? क्योंकि इसमें क्या है, छोटे छोटे लेबर क्लास लोग जो नई नई शॉप खुल रहे हैं, वो भी, हम भी लोग, अभी पता चला कहीं से पेमेंट आ गई, हमारे अकाउंट ब्लॉक हो गया, भले हम कितने एक्सपर्टाइज हो, अगर किसी ने गलत पेमेंट कर दिया तो मेरा भी ब्लॉक होगा। बिल्कुल, इससे कैसे बचे? अननोन ट्रांजैक्शन ही इसका एकमात्र कारण है। किसी भी ऐसे व्यक्ति से पेमेंट ना लें जिसको आप नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो कम से कम उससे ये पूछ लें, भैया बैटिंग और ट्रेडिंग तो नहीं करते, गेमिंग वगैरह तो नहीं करते, क्यों? गेमिंग से आने वाला 90% फंड, चाहे कोई सा भी गेमिंग एप्लीकेशन हो, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कराएगा या लीन कराएगा। ट्रेडिंग से आने वाला फंड फ्रीज कराएगा, लीन कराएगा। किसी भी, आजकल जो शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपर्स जैसे काफी जगह इंदौर वगैरह में तो लेना बंद कर दिया, स्ट्राइक कर दी कि भैया ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, रीजन बीइंग उनके बैंक अकाउंट फ्रीज होने लग गए। तो एक बात ध्यान रखें, जो भी शॉपकीपर्स हैं, और वो इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई भी, जिस भी व्यक्ति के नाम पे आप बिल बना रहे हो, तो बिल बनाने वाले व्यक्ति के ही फोन पे या पेटीएम से वो पेमेंट लें। किसी, मान के चलिए बिल मैंने आपके नाम पे बना के दिया, आपने किसी दोस्त से मेरे को 50,000 रुपए का पेमेंट करवा दिया, बिल आपके नाम पे, यूटीआर नंबर कोई मेंशन नहीं है उस बिल पे, तो आप तो क्लेम कर ही सकते हो, वो दोस्त तो आपका क्लेम कर ही सकता है ना 50,000 रुपए। राइट, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो बैंक अकाउंट फ्रीजिंग की जो सिचुएशन है, इसमें पैनिक ना हो। जिनका भी अगर फ्रीज भी हो गया है, डरना नहीं है, क्योंकि यही जनरली हम बताते हैं, डरो मत। आपके पास फ्रॉडुलेंट पैसा आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है आप क्रिमिनल हो। आपको बस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का सहयोग करना है कि भाई इस तरीके से मेरे पास पैसा आया, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है, ये पकड़ो आप और मेरे को इस केस से फ्री करो। इसी में बस जुलता ही सवाल वो ये कि जैसे हमको पता चल जाए कि हम बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया या किसी के साथ क्राइम हो गया, तो उन्होंने रिपोर्ट करके कुछ अमाउंट का एमएचए से मैसेज आता है, I4C से, कि आपका इतना अमाउंट होल्ड किया है। तो इसका क्या प्रोसीजर है, राइट प्रोसीजर, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरा 10,000 का अमाउंट होल्ड हो गया, 11,000 फ्रॉड हुआ, 10,000 होल्ड हुआ, तो वो मैं कैसे वापस ला सकता हूँ अपने अकाउंट? आप विक्टिम है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, या आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जिसमें पैसे आपके कट गए हों, एग्जैक्ट प्रोसीजर ये है, 1930 पर कॉल करें। अगर 1930 वाले आपका कॉल अटेंड नहीं करते हैं, जो कि जनरली नहीं करते हैं, 5-7 बार 10 बार ट्राई करते हैं तो 1930 वाले कॉल उठाते हैं, कोई बात नहीं। सरकार को गाली देने से अच्छा है cybercrime.gov.in वेबसाइट पे जाएं, रजिस्टर ए कंप्लेन करके एक टैब है, फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी सिलेक्ट करें। फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में 1500 शब्दों में कंप्लेन ड्राफ्ट करनी होती है, 1500 शब्दों में कंप्लेन ड्राफ्ट करें। अपना आधार कार्ड अपलोड करने के लिए कहेगा वो, आधार कार्ड अपलोड करें।
जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, जिस अकाउंट की भी आपके पास डिटेल है, उसमें यूटीआर नंबर मेंशन करना होता है। मैन जिस यूटीआर नंबर पे आपके पैसे गए, उस ट्रांजेक्शन का यूटीआर नंबर क्या है वो मेंशन करें। विद इन 1 मिनट जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है, और उसके बाद विद इन 2 डेज और 3 डेज आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर मिल जाता है, और 10,000 रुपए कहीं ना कहीं जाके आपके होल्ड हो जाते हैं। और उसके बाद आप रिकवरी के लिए कोर्ट में एक प्रोसेस है 451 457 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सुपुर्दगी के लिए हिंदी में सुपुर्दगी, रिकवरी बोल दो, और उसके बाद कोर्ट में एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ओके, कुछ सर हम रैपिड फायर करेंगे, हाँ, जिसमें ताकि जो जनता के कुछ सवाल हैं वो निकल जाएं। कि साइबर क्राइम को अगर एक शब्द में समझा जाए तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्राइम। मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम यू सी? डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन। स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ इन इंडिया अगेंस्ट साइबर क्राइम? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। मोस्ट अंडररेटेड साइबर थ्रेट टुडे? साइबर थ्रेट, डेटा लीक। वन लॉ एवरीवन शुड नो? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। Okay. First thing a victim should do after being scammed online. अगर कोई victim शिकार होता है, to report cybercrime portal, that is cybercrime.gov.in, संचार साथी and the TAP form. okay. FIR or cyber portal, which is better to first report? Cyber portal, because it gives you the tracking ID and the information which we have given to the cybercrime portal. You can trace and you can investigate. You can support the investigation agency by uploading the supportive document. Biggest legal challenge in cyber cases? Biggest to trace the location or the ID or the information about the accused person. Okay. AI crimes opportunity or threats? Both. AI is also a opportunity और a threat also, because अगर इसको ऐसे देखें तो ब्रह्मास्त्र है, प्रभु श्री राम के हाथ में लग जाए तो उद्धार हो जाए, रावण के हाथ में लग जाए तो विनाश हो जाए। Right. One advice to stay cyber safe? टेक्नोलॉजी का यूज बहुत सोच समझ के करें, कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं या जो भी हम काम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कर रहे हैं वो हम किस तरीके से कर रहे हैं और उसके परिणाम क्या क्या होंगे। लास्ट में सर 2 मेजर पॉइंट्स, चिल्ड्रन साइबर क्राइम से कैसे सेफ हो सकते हैं, और पेरेंट्स के लिए सर क्या गाइडलाइन? चिल्ड्रन, सबसे पहले तो बात ये कि बच्चों के लिए जो भी आप गेमिंग करते हो, पहले तो कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट हुआ करते थे, आजकल सब लोग मोबाइल में ही कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो गेमिंग एप्लीकेशन पे आप यूज़ कर रहे हो जो गेम है, वो कोई क्रिमिनल तो उसको ट्रैक नहीं कर रहा है, क्रिमिनल का तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहाँ क्राइम भी करवाया जाता है, मार धाड़ होती है, लोग तलवारबाजी कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि वो गेमिंग एप्लीकेशन का यूज़ क्या है, ऐसे गेमिंग एप्लीकेशंस को अवॉइड करें, क्योंकि हमने देखा टास्क बेस्ड गेम होते हैं जिसमें गेम में ही आपको रेप करने के लिए कहा जाएगा। डिजिटल रेप का केस एक लॉज होता है यूके में, फर्स्ट केस की, उसमें मेटावर्स की एक दुनिया बना ली गई, और मेटावर्स की दुनिया में उस लड़की को ऐसे सेंसेशंस फील हुए कि वो लड़की बड़ी होती है, बड़ी होके स्कूल जाती है, स्कूल में 4 लड़कों से दोस्ती करती है, वो 4 लड़के उसका रेप कर देते हैं, और फर्स्ट डिजिटल रेप की, वर्चुअल रेप की FIR। तो ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन से बचें जो टास्क बेस्ड है, क्योंकि हम इतने अभी सशक्त नहीं हुए हैं कि उन चीज़ों को हम अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर पाएं। पेरेंट्स के लिए ये कि जब आपका बच्चा रोता है और आप उसको फ़ोन पकड़ा देते हो तो उस फ़ोन पकड़ाने की कंडीशन से बचे। बच्चे को कोई खिलौना पकड़ा दें, मोबाइल फ़ोन ना पकड़ाएं। आप अपने बैंक अकाउंट में लाखों के करोड़ों के ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बच्चे आपसे तो क्लिक नहीं होगी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो क्योंकि आप तो खुद ही माता पिता हो, लेकिन बच्चे से गलती हो गई, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अगर बच्चे ने कोई लिंक डाउनलोड कर ली और आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो गया तो किससे जाके कहोगे कि बच्चे की वजह से साइबर क्राइम हुआ है।
और आखिरी में, जबकि आपने बहुत सारा जिक्र किया है बट फिर भी कुछ लोग हैं जो इनको नहीं पता, फाइनेंशियल फ्रॉड का हेल्पलाइन नंबर और कहाँ कैसे रिपोर्टिंग करें वो एक बार और। फाइनेंशियल फ्रॉड का हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930 कॉल नहीं उठता है तो cybercrime.gov.in पे कंप्लेन करें और आपकी कंप्लेन के बाद कंप्लेन नंबर मिलता है, ट्रैक कर सकते हो, सारी चीजें बहुत डिकोड आपके पास मिलती है। आखिरी में कुछ एड ऑन मैं करना चाहूँगा, वो ये कि इन केस अगर आपको कोई सच में लीगल एक्सपर्टाइज की हेल्प चाहिए तो हमारे सर हैं। इट्स नॉट एन प्रमोशनल बट स्टिल, अगर इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो सर का वेबसाइट नंबर आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उनसे लीगली कोई भी बात है, सर एंड देयर टीम आर अवेलेबल हियर जस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। और कि आप ने जो भी वार्तालाप हमारी हुई वो इसलिए शायद हमें एक दूसरे को मजा इसलिए आया क्योंकि शायद हम एक ही फील्ड से हैं। राइट। हाँ, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और जो मेरे में नॉलेज थी शायद अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इम्प्लीमेंट करें उन चीज़ों को कि हम कैसे साइबर सेफ रह सकते हैं। राइट, और अच्छी चीज को शेयर करें। जो फालतू की चीज स्क्रॉल करने से बेटर है अगर आप कुछ ऐसी चीज सुने जो आपको ही नहीं, आपके परिवार को और आपके समाज को इन्फ्लुएंस करे। एक और चीज इसी में नई नई चीजें याद आती जा रही हैं कि पहले फोटो वाला क्राइम तो आपने सुना होगा कि एक फोटो आती है, डाउनलोड करते ही वो आपका फोन हैक हो जाता है, एपी के फाइल, शादी के कार्ड वगैरह। नया मार्केट में और आ गया है, एक केस ऐसे भी सुनने को मिला, रील स्क्रॉल करने पर भी मोबाइल फोन हैक हो गया। उनको बस वो अंगूठा चाहिए था और रील पे ही उन्होंने कोई लिंक लगा ली और लिंक जैसे ही उसमें अंगूठा स्क्रॉल किया वो लिंक से वो एपी के फाइल डाउनलोड हो गई। तो रील्स भी बहुत सावधानी से स्क्रॉल करें, कहीं ऐसा ना हो रील में ही कोई फ्रॉड छुपा हो। डिजिटल दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक। थैंक यू।